अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा ये अगेन हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कंटिन्यूटी में होगा। यानी कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी और उसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि अगर आपके पास एक कोई कंटेनर है और उस क्लोज कंटेनर में आपने गैस को इंसर्ट किया हुआ है, गैस को भरा हुआ है, तो हमें ये बात पता थी कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं ड्यू टू देयर इंटरनल एनर्जीज। फिर जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एज वेल, और कंटेनर की दीवार कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जब मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की वॉल से टकराता है तो फोर्स एक्सर्ट करता है और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। तो हमने कैलकुलेट किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था और उससे रिलेटेड माजी में आए हुए क्वेश्चंस भी देखे थे। तो मेरे बच्चे लेक्चर नंबर 9 उसी की कंटिन्यूटी में दूसरा लेक्चर है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा हुआ ये समझने में थोड़ी सी दुश्वारी रहेगी। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर मूव कर रहे होते हैं उनकी स्पीड को आप कैसे कैसे कैरेक्टराइज करते हो, कौन कौन सी स्पीड्स होती हैं जो आप मेजर कर रहे होते हो। मीन स्क्वायर स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आरएमएस स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड देखेंगे। फिर जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उस कंटेनर के अंदर, अगर आपको बोला जाए उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो क्या भला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का, तो वो कैसे होता है, प्रेशर का और काइनेटिक एनर्जी का, तो वो कैसे होता है, और इन सब से रिलेटेड हमारे माजी में किस तरीके पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मेरे बच्चे हमने आज के लेक्चर में करना है। ठीक है भैया, शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पार्ट 2, पार्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 में था। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात की थी मैं वहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। ठीक है, हमने ये माना था कि हमारे पास ऐसे एक अदद क्यूबिकल वेसल है। एक क्यूब है। क्यूब कोई भी ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है कि जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें क्या होती हैं भाई साहब? एक बराबर होती हैं। फिर हमने माना था कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली। यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हुए जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हमने ये चीज़ मानी थी कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल का जो मास है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये मैं कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ जो मुझे अभी यूज़ करनी है। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या था? स्मॉल m था। और हमने माना था कि इस कंटेनर के अंदर जो मेरे बच्चे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे? कैपिटल N थे। आपने बोला ठीक है सर। अब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए आते हैं और इस वॉल को आकर स्ट्राइक करते हैं, इस वॉल को आकर स्ट्राइक करते हैं। तो जो प्रेशर ये ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एक्सर्ट कर रहे होंगे उसकी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छे से समझ लेना कि इसमें क्या चीज़ क्या थी। P से मुराद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, और ये प्रेशर वही वाला है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ के आते हो, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रो क्या चीज़ है? रो इज बेसिकली द डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसका मास? इस कंटेनर में जितनी गैस है उसका मास। तो इस कंटेनर की गैस का टोटल मास क्या होगा? m इंटू एन अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम। सर ये m इंटू एन क्यों लिखा? एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m के बराबर। एक मॉलिक्यूल का मास m के बराबर। 2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा?
2m के बराबर। 3 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 3m के बराबर। तो n मॉलिक्यूल्स का टोटल मास कितना होगा? m इंटू n के बराबर। ठीक है, डिवाइड बाय v हो गया, ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये आपकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आती है बात की? सर ये क्या चीज़ है ये भी बता दें। इसको मेरा बेटा आप पढ़ते क्या थे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे? पहले गैस के मॉलिक्यूल की, मान लो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मान लो ये वाला मॉलिक्यूल, इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 1, इसकी जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर किया। फिर मान लो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर किया। फिर तीसरे वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर किया। करते करते nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर किया, सबको जमा किया और n से डिवाइड कर दिया। इसको आपने कहा मीन स्क्वायर स्पीड या मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। यानी कि ये एवरेज है, लेकिन वेलोसिटीज का एवरेज नहीं है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज का एवरेज है, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज है। और इसकी यूनिट थी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो मैंने ड्राइव भी कराई थी और साबित भी की थी लास्ट टाइम। ठीक है, फिर मेरा बेटा हमने एक चीज और पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? मैंने आपको ये बताया था कि सारे के सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव क्यों नहीं करते। सबकी वेलोसिटीज अलग अलग क्यों होती हैं, सबकी स्पीड्स अलग अलग क्यों होती हैं? नंबर 1, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग रैंडमली, तो डायरेक्शन तो सेम हो ही नहीं सकता। अब मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होता है वेलोसिटी का? क्योंकि दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन अ वेरी रैंडम मोशन, तो ये आपस में टकराते हैं, वॉल से भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं। तो ड्यूरिंग द कोलिजन, जो कि इलास्टिक रहता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इसके अंदर चंद मॉलिक्यूल्स, जो मान लो एक मॉलिक्यूल यहां था दूसरा के टकराया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे। इलास्टिक कोलिजन में हमने ये केसेस पढ़े थे कि एक पार्टिकल एनर्जी लूज करता है, दूसरा एनर्जी गेन करता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी जो लूज कर रहा होगा ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो गेन कर रहा होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है सिस्टम में। ठीक है सर, तो इसीलिए हमने यहां पे हर एक की अलग अलग वेलोसिटी ले ली। ठीक है सर, समझ में आती है? अब मेरा बेटा हमने इसकी बेस पे जो फॉर्मूला निकाला था, इससे हमारी बात का आगे आगाज होता है। P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मुझे इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो, गौर से सुनना, अगर मुझे इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो तो इसको अकेला करूंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर के साथ। ये रो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मैं क्या करने लगा हूं? अब मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले रहा हूं। क्या कर दिया मैंने भाई साहब? दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया मैंने, रूट ले लिया। तो ठीक है सर, अब गौर से सुनना मेरा बेटा, मैं इसको क्या पढ़ रहा हूं, इसको देखो मैं क्या पढ़ता हूं। ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फिर से देखो, देखो ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना मेरे बच्चे, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़ोगे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग VRMS। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुत सारे बच्चे क्या करने की कोशिश करते हैं, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देते हैं। नहीं होगा कैंसिल। क्यों? स्क्वायर से रूट कब कैंसिल होता है ये मैं वैसे ही बता रहा हूं। अगर मान लो यहां पे कोई चीज है और ओवरऑल पे स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां ओवरऑल पे स्क्वायर नहीं है, समझिएगा जरा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा। अगर मैं आपके सामने इसका VRMS का फॉर्मूला लिखूं, ये रूट मैंने लगाया एज इट इज। ठीक है, ये जो आपके पास मीन स्क्वायर स्पीड थी, इसका फॉर्मूला देखो मैं इसके अंदर लिखने लगा। यही था ना अभी जो पढ़ के आए थे, पहले गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे की वेलोसिटी का स्क्वायर, अब टिल nth की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये है आपके पास VRMS का फॉर्मूला। माजी में 2 से 4 मरतबा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आगे चल के मैं आपको VRMS के 3 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। 3, एक तो ये हमने पढ़ लिया √3p/ρ, जो यहीं से ड्राइव हुआ है, ये है ना रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एक और आएगा √3kT/m, एक और आएगा 3RT/M। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। हमारे बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन हमेशा वहीं से पूछा जाएगा, लेकिन माजी में 2 से 4 मरतबा इस बुनियादी फॉर्मूले से भी सवाल पूछे गए हैं। तो बुनियादी फॉर्मूलों का पता होना बहुत जरूरी है। यहीं से आपको पता चलता है कि रूट से स्क्वायर मर रहा क्यों नहीं है। सर मार दें इसको, नहीं मरेगा। वजह
भाई ये इस पूरी चीज के ऊपर रूट मौजूद है। ये जो मैंने लाल वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये तो मीन स्क्वायर स्पीड है, इसके ऊपर रूट आया तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड बना। अब आप बताओ ये रूट इस पूरी चीज पर है तो स्क्वायर से रूट को मैं कैसे कैंसिल करूंगा? दरमियान में तो यहाँ प्लस साइन आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे भाई देखो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, इस पे रूट आता तो रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन ये केस ही नहीं है। केस ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे मान लो रूट आ रहा है तो अब इसमें रूट स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकता। जहन में रखिएगा ये सारी की सारी बात। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे चलें। अब ये जो VRMS है मेरा बेटा, इसकी अगर आपसे कोई यूनिट पूछेगा तो इसकी यूनिट अपने पास होती है मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड। क्यों सर? अरे भाई साहब ये जो मीन स्क्वायर स्पीड था इसकी यूनिट क्या दी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसके ऊपर रूट लगा दोगे तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। भाई इन सब की मिलाकर यूनिट क्या थी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। रूट में आ गया, रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब ठीक है सर, एक तो हो गया ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ध्यान में रखना ये P क्या है? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। ठीक है सर, समझ में आती है बात। आगे चलें। और आप जो कह रहे थे मजीद फॉर्मूले बताएंगे वो जरा ड्राइव करवाएं। इस फॉर्मूले को गौर से देखो, हमें नजर आ रहा है ये फॉर्मूला है VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट। पहले फॉर्मूले ड्राइव कर लो, फिर मैं आपको एक ही बार इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। 3P डिवाइडेड बाय रो, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला ओपन करूँ, डेंसिटी का वही फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं जो कि हम पढ़ के आए थे। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया m इंटू एन डिवाइडेड बाय v। सही हो गया सर? सही हो गया सर। अब ये v जब पलटेगा तो मेरे बच्चे ये ऊपर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जनाब 3PV। अपॉन में क्या आएगा मेरा बेटा? अपॉन में आ जाएगा m इंटू एन। सही है सर। m के साथ n क्यों आया? मेरे लाल मेरे बच्चे, टोटल मास लिखना है ना। ये m आपने पूरी डेरिवेशन में क्या कंसीडर किया था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। तो आपको तो डेंसिटी के लिए टोटल मास चाहिए, तो टोटल मास कैसे आएगा? m इंटू एन। ठीक है, सही सर। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है आपकी जर्नल गैस इक्वेशन बनती हुई, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है मेरे बच्चे, ला के इसमें पुट कर देंगे। क्या बनता है ये बन जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय m इंटू एन। PV की जगह पे मैंने ला के लिख दिया जनाबे वाला nRT। ठीक है सर, ये भी समझ में आती है। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। t क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है सर, आगे चलें। ध्यान में रखना VRMS ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है सर, ये हो गया अपॉन 3 इंटू एम इंटू एन। 3 अपॉन एम इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में दो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और एक था नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये जो पीछे हमारा गैस लॉज वाला टॉपिक था उसके अंदर ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखना जब मैं इस टॉपिक में कहीं पे भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, गौर से देखिएगा, तो मैं यहां पर m के साथ छोटा सा ये n भी लगा रहा हूं। ये जो मैंने अलग से रेड से लिखा है। क्यों सर? आप याद करो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। इन दोनों में फर्क बताया था ना। यहां पे आपके पास आता है ओवरऑल मास ऑफ द गैस। मैं फिर से फर्क भी समझा दूं ताकि कोई परेशानी ना हो। देखो मान लो मेरा बेटा ये मेरे पास एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भरे हुए, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन सी गैस है? O2 गैस है। अब मान लो मेरे पास इसके अंदर मेरे पास 10 किलोग्राम ऑक्सीजन भरी हुई है। कितनी भाई? 10 किलोग्राम ऑक्सीजन भरी हुई है। तो ये जो 10 किलोग्राम ऑक्सीजन है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमरेटर में आएगा। मास ऑफ द गैस इस जगह पे आएगा। m इंटू एन जहां लिखा है वहां पे क्या आएगा? मास ऑफ द गैस की कितनी इसमें मौजूद है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन लूं, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स। सही है, अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन लूं कि जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 पावर 23, तो उसका मास क्या होगा? अब देखो, अगर मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लेता हूं या मोलर मास लेता हूं या मॉलिक्यूलर वेट लेता हूं तो वो बनेगा 32 ग्राम पर मोल। किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, क्या बनेगा? 32 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम पर मोल। तो बताने का मकसद ये था, यहां पे क्या आता है? 1 मोल गैस का मास। किसका? 1 मोल गैस का मास। यहां क्या आता है?
टोटल मास ऑफ द गैस। मैंने इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी करी। ये जो 10 किलोग्राम की पूरी गैस इस कंटेनर में भरी हुई है, दिस इज द टोटल मास ऑफ द गैस, जो यहां पे आता है ऊपर न्यूमरेटर में आता है। डिनोमिनेटर में क्या आता है? मोलर मास ऑफ द गैस आता है। और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि अगर नीचे ग्राम पर मोल में है तो ऊपर भी ग्राम में आएगा, अगर नीचे किलोग्राम पर मोल में है तो ऊपर भी किलोग्राम में आप मास को कंसीडर कर रहे होगे। ये सारी हमारी ऑलरेडी की हुई बातें हैं, पुरानी पुरानी पुरानी, ठीक है। अब गौर से देखो, ये तो हो गई पुरानी बातें ना, इसको छोड़ दो। अब देखो यहां पे गौर से देखो, इसको गौर से देखो, इस वाले को। मैंने कहा कि मैं आज के टॉपिक में जहां कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वहां पे ऊपर लिखूंगा m/n और अपॉन में कैपिटल M। वजह, ऊपर क्या आता है? टोटल मास। अभी मैंने यहां पे एक इस m को क्या माना हुआ है? एक मॉलिक्यूल का मास। कितने मॉलिक्यूल हैं? कैपिटल N के बराबर। तो m/n विल गिव मी द टोटल मास ऑफ द गैस इन द कंटेनर। अपॉन में क्या आ गया? मोलर मास आ गया। ठीक है सर, आ जाए इसमें पुट कर लेते हैं अब जरा। चलो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आ गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई में हो गया जनाब RT। सही है, जो मर रहा है मार दो। m/n से m/n मर गया। ठीक है सर, यानी कि अगर आपने गैस की RMS स्पीड कैलकुलेट करनी है तो ये एक और फॉर्मूला है, √3RT अपॉन कैपिटल M। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। क्या क्या पता चलता है? नंबर 1, ये किसका फॉर्मूला है? VRMS का। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने VRMS का एक फॉर्मूला निकाला और VRMS का एक फॉर्मूला कितना हुआ भाई? 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये आया है फॉर्मूला। अब देखो इससे क्या बात आपको पता चलती है, जरा समझिएगा। आपको यह पता चल रहा है कि अगर आपके पास एक कोई गैस है, मान लो ऑक्सीजन है, मिसाल दे रहा हूं, एक कंटेनर में ऑक्सीजन भरी हुई है और आपने कंटेनर का टेम्परेचर चेंज करा। पहले आपने कंटेनर का टेम्परेचर पहले आपने कंटेनर का टेम्परेचर 100 केल्विन रखा, फिर बढ़ा के आपने 400 केल्विन कर दिया, फिर बढ़ा के आपने 900 केल्विन कर दिया, और मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं किया। भाई मॉलिक्यूलर मास तो तब तब्दील होगा ना जब आप गैस चेंज कर दोगे। मैंने ऑक्सीजन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि मैंने मॉलिक्यूलर मास को सेम रहने दिया, चेंज नहीं होने दिया। R तो वैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब आप यहां से ये एस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। यानी कि अगर आपने एक कंटेनर में एक गैस भरी हुई है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे RMS स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और डिपेंड किस पे कर रहा है? √T पे कर रहा है। एग्जामिनर कई दफा आपको क्वेश्चन लिख के देगा कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि RMS स्पीड √T पे डिपेंड करती है, T पे डिपेंड नहीं करती। मतलब T पे लीनियरली डिपेंड नहीं करती। मतलब पावर यहां पे क्या आ रही है? हाफ आ रही है। भाई अगर ये जो अंडर होता है किसी चीज पे, अगर अंडर है तो उसका मतलब क्या है कि इस चीज पे पावर हाफ है। तो ये लीनियरली डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि आप ऐसे नहीं कहोगे कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये गलत हो जाएगा। सही, तो ये लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T रहेगा। जहन में रखिएगा इस बात को। एक तो आपको ये बात पता चल रही है। क्या बात? इसको आप लिखोगे ऐसे अपने नोट्स में भाई साहब, इसको आप ऐसे लिखोगे कि इफ अ पर्टिकुलर गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर, तो while increasing the temperature या as we go on increasing the temperature its RMS speed will increase, क्योंकि VRMS is directly proportional to √T। यहां से हम रिलेशन भी बना सकते हैं अगर आप बोलोगे तो, यहीं से V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू √T1 डिवाइडेड बाय T2। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी कराऊंगा आपको मैं। और क्या पता चल रहा है? एक तो RMS स्पीड की डिपेंडेंसी पता चल गई, किस पे? टेम्परेचर पे। एक चीज और भी पता चल रही है, काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी। वैसे तो मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी, चलो अभी नहीं बात करते, फिर आप परेशान हो जाओगे वरना। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बताएं और क्या पता चल रहा है। अब आप देखो गौर से, इसकी आपने स्टेटमेंट लिख ली ना अपने पास कि इफ अ पर्टिकुलर गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर एंड वी आर नॉट चेंजिंग द गैस। सर ये क्यों बोल रहे हैं बार बार कि हम गैस चेंज नहीं कर रहे? क्योंकि अगर गैस चेंज करेगा मेरे बच्चे तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा, और मैं गैस चेंज नहीं कर रहा। तो जब मैं गैस चेंज नहीं करूंगा, इसका मतलब मोलर मास फिक्स, R तो वैसे यूनिवर्सल फिक्स, 3 फिक्स यहां पे, तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T हो गया। यानी कि इफ अ पर्टिकुलर गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर एट सम टेम्परेचर T एंड इफ यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर देन RMS स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बताएं, आगे देखो जरा।
अगर मेरे पास एक ही टेम्परेचर पर दो कंटेनर्स हैं, समझना, मान लो एक ही टेम्परेचर है, मान लो एक ही टेम्परेचर है, यानी कि इस कंटेनर का भी टेम्परेचर T केल्विन है और ये एक और कंटेनर है, इसका भी टेम्परेचर T केल्विन है। ये सुनना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से पता चलता है। और इस कंटेनर में मेरे पास ऑक्सीजन है और इस कंटेनर में मेरे पास हाइड्रोजन है। अब मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, लेकिन अब मैंने गैस चेंज कर दी। मान लो दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर का टेम्परेचर T केल्विन है और एक के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन है और एक के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन है। तो दोनों कंटेनर में क्या गैस की जो आरएमएस स्पीड है वो एक बराबर होगी? नहीं। यहां से देख करो, नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है जनाब, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, यानी कि जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा, जिसके मॉलिक्यूल मोटे मोटे हैं, तगड़े हैं, जिनका मास ज्यादा है, उनकी आरएमएस स्पीड क्या होगी? कम होगी। मोलर मास ज्यादा, आरएमएस स्पीड कम। कुछ ऐसा हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में भी पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यही बात तो थी वो भी। तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, यानी कि अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं। फंडे समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? दो वेरिएबल थे, मैंने दो वेरिएबल थे ना यहां पे, ये T अलग वेरिएबल था, ये अलग वेरिएबल था। जब मैंने RMS का रिलेशन T के साथ पढ़ना था तो M फिक्स कर दिया। अब जब मैंने RMS का रिलेशन M के साथ पढ़ना है तो मैं क्या कर रहा हूं? T को फिक्स कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, वो खास टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, बस फिक्स होना चाहिए। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर RMS speed is inversely proportional to the square root of molecular mass of the gas। molecular mass मतलब एक मोल गैस का जो भी मास है, एक मोल मतलब 6.02 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर, समझ में आता है? तो ये दो चीजें पता चल गई आपको यहां से। ठीक है सर, पता चल गई। चलो इतना हिस्सा छाप लो, इसी से आगे लेके चलता हूं और तीसरा फॉर्मूला निकालता हूं। दो फॉर्मूले पढ़ लिए, VRMS बराबर है अंडर रूट 3p अपॉन रो के, VRMS बराबर है अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M के। अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, छाप लो इतने हिस्से को जल्दी से। अब देखो मेरे बच्चे, जो हम लोगों ने अभी ताज़ा फॉर्मूला पढ़ा, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था जनाबे वाला, ये क्या है? अंडर रूट 3p अपॉन रो, वेयर रो इज द डेंसिटी। फिर हमने एक पढ़ा 3RT अपॉन कैपिटल M। अब देखो इसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है सर, चलें। अब देखो भैया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3T अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय R। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है? हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था जिसको हम कहा करते थे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल के से शो करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फॉर्मूला था R डिवाइडेड बाय Na, गैस लॉ में पढ़ाया था। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। ठीक है सर। इस Na को अगर मैं वहां ले जाऊं तो मेरे बच्चे R विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय Na। आपने बोला ठीक है सर। लाके जरा यहां पे इसको पुट तो करो, क्या बनता है? ये बनता है 3T अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय R की जगह पे ये इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, तो क्या बन गया? K इंटू Na। आपने बोला ठीक है सर। अब ये कैपिटल M यहां लिखा जाए या यहां लिखा जाए, एक ही बात है। जी सर एक ही बात है, लेकिन चलो एक और तरह से कराते हैं, वो ज़्यादा आसान तरीका है। ठीक है सर, चलो वैसे बता दो जो आप चाह रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है सर। एक और फॉर्मूला भी था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सर ये कहां से आया? रिवाइज करा देता हूं। मुझे बताओ, एक मोल गैस में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na के बराबर, यही डेफिनेशन है ना एवोगैड्रो नंबर की। अरे मेरे बच्चे, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या है? एक मोल के अंदर, एक मोल सब्सटेंस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज एवोगैड्रो नंबर। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं। एक मोल हाइड्रोजन गैस में एवोगैड्रो नंबर के बराबर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आ गया आपके पास। आपने बोला ठीक है सर, जबरदस्त, समझ में आ गया। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर आपके पास 2 मोल में कितने होंगे? Na मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर आपके पास n मोल्स हैं, यानी कि देयर आर n मोल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अब बोलोगे भाई Na मल्टीप्लाई बाय n। भाई सिंपल है ना, एक मोल में Na थे,
2 मोल में Na मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मोल में Na मल्टीप्लाई बाय 3, तो n मोल्स में कितने होंगे? n मोल्स में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब ये जो है Na मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स की, तो उसको डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा मेरा फॉर्मूला। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आता है। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, ये हो गया m इंटू एन डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय Na। ठीक है सर, ये n से n मर गया। ठीक है सर, इस कैपिटल M को वहाँ ले जाओ, Na को यहाँ ले आओ, तो क्या बनेगा? कैपिटल M विल बी इक्वल टू m इंटू Na, आपने बोला। ठीक है सर, ये जो m की वैल्यू है ना मेरे बच्चे, इसको लाके यहाँ पर पुट कर दें, पुट कर दो भाई। क्या बनता है? ये बन जाएगा हमारे पास 3t इंटू KNA रूट के अंदर होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M की जगह पे क्या फॉर्मूला आ गया? m इंटू Na। ये m क्या है? ये m है एक मॉलिक्यूल का मास। देखो आपको ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ रहा होगा, कोई मसला ही नहीं है। ये m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास, यही तो पढ़ा था अभी। ये m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स एक मोल में होते हैं। तो देखो ये आपने यहाँ से निकल के आ रहा है, मोलर मास निकल रहा है, सही है भाई। एक मॉलिक्यूल के मास को आपने जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मोलर मास ही तो मिलेगा। यानी कि आप मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? एक मोल गैस का मास, यानी कि एक मोल गैस का कुल मिला के जो मास है वो मोलर मास होता है। ठीक है ना, ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे ही तो आएगा, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। भाई 2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 2m। एक पूरे मोल का मास क्या होगा? m मल्टीप्लाई बाय Na, तो इसी को तो मोलर मास कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ आ गई यहाँ पे। अब ये आपका Na से Na मर गया, आपके पास ये जो फॉर्मूला बनता है, दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी 3kT डिवाइडेड बाय m। इसमें ये m जहन में रखिएगा क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है। ये T क्या है हमारे पास? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, या इसको आप कहोगे टेम्परेचर इन केल्विन। ये K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? 1.38 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। यहाँ से ड्राइव करिए। R की वैल्यू 8.314, Na की वैल्यू 6.02 पावर 23, डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आता है। इतना ऐसा कॉपी कर लो और आगे की बात करते हैं। ठीक है सर, यानी कि अगर मैं यहाँ तक कि आपके सामने चीज़ें रिवाइज करूँ मेरा बच्चा, तो हमने जो है ना कुछ बुनियादी फॉर्मूले पढ़ लिए। 3 फॉर्मूले कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड के जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड है उसको कैलकुलेट करने के देयर आर दीज 3 फॉर्मूले। और इसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला और पढ़ाया अंडर रूट के अंदर, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर अप टिल vn का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। ये सब चीज़ रूट के अंदर है। ठीक है सर, सवालों पे चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझ लो, आपने यहाँ से ये तो इस्टेब्लिश कर लिया, देखो VRMS के आप तीनों फॉर्मूले देख लो, 3p डिवाइडेड बाय रो, फिर यहाँ पे आपके पास आ गया जनाबे वाला 3RT अपॉन कैपिटल M। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ लिया 3kT अपॉन स्मॉल m। ठीक है सर, ये मोलर मास है, ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, इसको ना बोल्ड करके लिख लेना। ये एक मोल गैस का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, जहन में रखिएगा। ठीक है सर, समझ में आता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहाँ से आपने ये स्टैब्लिश कर लिया कि आपके पास जो RMS स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अब कभी कभार आपका एग्जामिनर मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन पूछता है टेम्परेचर के साथ। सर यही तो है? नहीं, ये नहीं है। क्या मतलब सर? ये नहीं है, अभी बताते हैं ना मेरे बच्चे। ये किसका रिलेशन है? ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन। ये किसका है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन। मैं किसका बोल रहा हूं? मीन स्क्वायर स्पीड का। सर बताएं जरा दोबारा से, चलो अभी देखते हैं। हमने अभी VRMS का फॉर्मूला पढ़ा। VRMS को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और से सुनना, VRMS को ये लिख सकता हूं। हाँ सर सही है। ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई साहब? 3RT अपॉन कैपिटल M। यही पढ़ा? ये सर यही पढ़ा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, यानी कि इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये बनेगा मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3RT अपॉन कैपिटल M। बोलो हाँ या ना, यही बनेगा मेरे बच्चे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट रूट खत्म हो जाएगा। मीन स्क्वायर स्पीड बराबर है 3RT अपॉन कैपिटल M के। ऐसे ही बनेगा ना, और भी तरीकों से ड्राइव कर सकते हैं। अब गौर से देखो, अगर मैं एक गैस के लिए बात करूं, मान लो मेरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है, मैं ऑक्सीजन चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर चेंज करे जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने कंटेनर में मौजूद गैस को तब्दील नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कैपिटल M फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, R फिक्स है, 3 फिक्स है। तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान में रखिएगा,
मीन स्क्वायर स्पीड जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर था, दैट इज डायरेक्टली लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लीनियर मतलब पावर 1 है यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान में रहेगी ये बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्ट डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, कोई स्क्वायर रूट नहीं है यहां पे। ठीक हो गया, इसको नोट करना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये वाला पार्ट होता है, तो वो भी ऐसे ही डायरेक्ट डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। खैर अभी देखते हैं, इतने हिस्से को कॉपी कर लो, छाप लो, इसके सवालात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक चीज मेरे बच्चे, क्वेश्चंस पे जाने से पहले आप अपने पास और नोट कर लो। आपने जैसे ये पढ़ लिया कि आपके पास जो VRMS है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। आपने ये पढ़ लिया कि जो आपका VRMS है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है फॉर्मूला देख के कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ प्रेशर के भी। क्यों? क्योंकि वो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाय रो। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। पहली बात तो ये जहन में रखना कि हर वो चीज़ जो फॉर्मूले में आ रही हो उसके ऊपर वो फॉर्मूले का जो सब्जेक्ट है वो डिपेंड करे, ऐसा कोई लाजमी नहीं होता। तो ये क्यों ट्रू नहीं है समझते हैं ज़रा। ये वाली बात अपने पास ना नोट कर लेना, क्योंकि अभी इसी साल इससे रिलेटेड भी एक सवाल पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट के पेपर के अंदर। क्या क्वेश्चन क्या है ये कहता है भाई अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो RMS स्पीड को बढ़ाना चाहिए। नहीं, अगर आप, पहले मैंने आपको एक बात ये समझा दी कि जब हम किसी एक वेरिएबल का इफेक्ट नोट करते हैं तो बाकियों को कांस्टेंट कर देते हैं। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, गौर से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर VRMS do not depend on pressure। VRMS do not depend on pressure। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, वजह समझिएगा। देखो मेरे बच्चे, आपने अभी अभी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या थी, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड। अब सुनना गौर से, जब मेरा बेटा आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, गैस चेंज नहीं हो रही। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। अभी तो पढ़ा, मीन स्क्वायर स्पीड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पे। एक ही गैस की बात चल रही है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये चेंज नहीं होगा। 1/3 वैसे ही कांस्टेंट। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये कुछ बॉयल्स लॉ की शक्ल नहीं लग रही है आपको? कैसे सर, बॉयल्स लॉ में क्या था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। डेंसिटी को अगर आप ओपन करोगे ये क्या बनेगा, M इंटू एन डिवाइडेड बाई V। अगर आप किसी एक गैस की बात कर रहे हो और आपने कंटेनर में एक सैंपल लिया हुआ है तो इसका मतलब आप उसका मास तब्दील नहीं कर रहे होगे। अरे भाई, एक कंटेनर में तुमने 10 किलोग्राम गैस भर दी पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आप उसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, प्रेशर बढ़ाओ कम करो, कुछ भी करते रहो, गैस को फाड़ दो, कुछ भी करो आप, तो मास ऑफ द गैस तब्दील तो नहीं होने वाला। मास ऑफ द गैस तो अपनी जगह कांस्टेंट हो गया। तो P और V का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि वही बात लिखी हुई है मैंने, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब बॉयल्स लॉ कह रहा था ना इसको, मैं तो वो बता रहा था बॉयल्स लॉ क्यों कह रहा था, ये बॉयल्स लॉ है। तो हो रहा क्या है मेरे बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। गौर से सुनना और समझना, सुनना गौर से सुनना। आप अपने पास नोट करोगे कि जो RMS स्पीड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M, बट इट डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी साथ में बढ़ेगी। ये बॉयल्स लॉ है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, कीवर्ड किसका है, बॉयल लॉ का। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब तू प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम कम होगा, और डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो गोया प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन डायरेक्ट है। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगी। अब सुनो यहां पे ये जो फॉर्मूला था, जितना प्रेशर बढ़ा उतनी डेंसिटी बढ़ गई, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। VRMS स्पीड उतनी की उतनी रहेगी। सर क्या मतलब, नहीं समझ में आया। मान लो मेरा बेटा के पहले प्रेशर P था, डेंसिटी रो थी, आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर को बढ़ा के 4 गुना कर दिया, प्रेशर को बढ़ा के 4 गुना कर दिया। अब प्रेशर पहले के मुकाबले में 4P हो गया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ जाती है।
क्योंकि बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर बढ़ाया, V घट गया 4 गुना, V 4 गुना घट गया तो डेंसिटी 4 गुना बढ़ गई। क्यों सर? अरे भाई डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब तुमने P बढ़ाया तो V कम हुआ, V कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ गई ना, प्रेशर 4 गुना हुआ तो डेंसिटी भी 4 गुना हो गई, तो डेंसिटी हो गई 4 रो, ये 4 से 4 मर गया, अभी भी प्रेशर कितना है? 3P डिवाइडेड बाय रो। तो जहन में रख लेना कि आपके पास, अपने पास नोट कर लेंगे इसको कि द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. According to Boyle's law, if pressure is increased n time, the density will also increase n time, but VRMS will remain constant. So much अंग्रेजी I have written down previously, तो उसको मैं पढ़ रहा था। सर आप क्या पहले से लिख के रखते हैं? मेरे बच्चे, मुझे ना पहले से ऐसे करके ना लेक्चर बना के रखना पड़ता है, क्या करें, निकम्मे है ना, क्वेश्चन जमा करने पड़ते हैं, याद नहीं रहती, चीज़ें भूल जाती हैं, तो लिख के रख लेते हैं ताकि कोई चीज़ पढ़ाते हुए हम लोग भूलें ना। ठीक है भैया, छाप लो जल्दी से। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने 2 सवाल मेंशन किए हैं। पहला सवाल NED यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा गया है, दूसरा सवाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर 2012 में पूछा गया है। दोनों हमारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पहला सवाल पढ़ते, सॉल्व करते। कहते हैं जनाब, इन अ कंटेनर 2 गैसेस नियॉन एंड आर्गन आर फिल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 गैसेस। आपने RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 गैसेस, यानी कि दोनों गैसेस की RMS स्पीड का रेशियो निकालना है। ठीक है सर। आपको कहता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये लिखकर बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है वो तब्दील नहीं हो रहा है, क्योंकि सवाल में उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि टेम्परेचर तब्दील हो रहा है। जब नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो आपका RMS स्पीड का फॉर्मूला है, जिसको चलो मैं V कह देता हूँ, आपको ये बात याद है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √m के, वरना 3RT अपॉन कैपिटल M से भी कर सकते हो आप ये वाला काम। ठीक है सर। यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो ये बनता है V1/V2, या V1/V2 की जगह पे इसको मैं कह देता हूँ। पहली गैस कौन सी है भाई? नियॉन। दूसरी गैस कौन सी है भाई? आर्गन। तो यहाँ मैं कह देता हूँ RMS स्पीड ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय RMS स्पीड ऑफ आर्गन इज इक्वल टू √। अब देखो ये रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। आप बोलोगे RMS स्पीड ऑफ नियॉन ऊपर है तो मोलर मास ऑफ नियॉन नीचे आएगा। फिर से देखो भाई, V1 ऊपर है तो M1 नीचे आएगा, तो RMS स्पीड ऑफ नियॉन ऊपर है तो मोलर मास ऑफ नियॉन नीचे आएगा। यहाँ देखो ये क्या है? RMS स्पीड ऑफ आर्गन। तो यहाँ पर आपके पास मोलर मास ऑफ आर्गन कहाँ आ जाएगा भाई साहब? ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर। आपको इसने मोलर मास दोनों का बताया हुआ है सर, ये याद रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में देगा। कॉमन पता होने चाहिए, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, बस ये 5 भी पता है तो बहुत है। ठीक है। मोलर मास ऑफ आर्गन कितना दिया हुआ है भाई? आपको 40 यूनिट्स दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ नियॉन कितना दिया हुआ है भाई? आपको 20 यूनिट्स दिया हुआ है। ये 0 से 0 मर गया, 2 1 और 2 2 रूट में क्या है आपके पास? 2 आ गया। 2 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाता है? 1.41। क्विक मैथ्स में सिखाई थी ना ये बात। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ नियॉन और वेलोसिटी ऑफ आर्गन, इन दोनों का रेशो कितना आया है जनाब? 1.41 इनका रेशो उठ गया है। इसको अगर वहाँ भेज के आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या पता चलता है? ये हमारा सवाल यहाँ मुकम्मल हो गया, क्योंकि इसने रेशो निकालने के लिए बोला था और रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया है इस जगह पर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं और समझा रहा हूँ। अब अगर आप नोट करो तो आपके पास जो आंसर आया है वो ये आया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि RMS स्पीड जो कि नियॉन की है वो आर्गन के मुकाबले में तकरीबन 1.41 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि नियॉन के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव कर रहे हैं आर्गन के मुकाबले में। मैंने क्या कहा था? मोटी गैस के मॉलिक्यूल आहिस्ता मूव करते हैं, पतली गैस के मॉलिक्यूल तेजी से मूव करते हैं। देखो कौन मोटा कौन पतला, ये मोटा हो गया ये पतला हो गया। बॉडी शेविंग नहीं करनी चाहिए वैसे तो गैस मॉलिक्यूल्स की भी, तो ये पतला है। तो नियॉन की जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी RMS स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नज़र आ रहा है आपको कि RMS स्पीड ऑफ नियॉन इज ग्रेटर देन RMS स्पीड ऑफ आर्गन। ठीक है सर, समझ में आता है। छाप लो जल्दी से और नीचे वाले सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो।
इसका तकरीबन आंसर 558, 559 या 560 के अराउंड आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं गिन रहा हूँ 3 तक और इसको मिटाने लगा हूँ। 1 2, चलो अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश ज़रूर किया करो ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने सॉल्यूशन तो आपको बताना ही बताना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, एक स्टेप आगे आ जाते हैं। अब मेरे पास क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। आपको कह रहे हैं ऑक्सीजन गैस की आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कौन सी भाई, आरएमएस स्पीड। ठीक है सर, एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, देखो मेरा बेटा, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सबसे आसान वाला तरीका यूज कर लेता हूं। वी आर एम एस बराबर है किसके मेरे बच्चे, 3RT अपॉन कैपिटल M के। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चले। R का वैल्यू मेरा बेटा हमारे पास कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जब आप ऐसे किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे जहां पर आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ, जैसे आप में से कुछ बच्चे वो होंगे जो इसको बोर्ड लेवल के लिए देख रहे होंगे, कुछ बच्चे वो होंगे जो इसको अपने एंट्री टेस्ट के लिए देख रहे होंगे, ECAT MD-CAT कहीं के लिए भी, तो भैया आपने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। आप क्या करो, या ये वाली वैल्यू यूज नहीं करनी, आप क्या करो, यहाँ पे 25/3 लिख दो और यूनिट वही है, जूल पर मोल पर केल्विन। यहीं पर रुको और एक बार इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, तकरीबन दोनों वैल्यूज एक बराबर है। तो सर पे 25/3 क्यों ले रहे हैं, वो तो गलत है। गलत नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है आपके लिए विदाउट कैलकुलेटर में। ठीक है सर, चले वैल्यू पुट कर दें आके, बस हो गया सवाल। 3R की जगह पे क्या आ गया, 25/3। कैपिटल T, ये जो बच्चे यहाँ से इसको 127 डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन। और ये कैसे होता है, 273 को ऐड कर देंगे तो 127 प्लस का 273, तो 273 प्लस 27 इज 300, 300 प्लस 100 इज 400। वो कि ये केल्विन में कितना हो गया हमारे पास, 400 केल्विन हो गया। ठीक है सर, अपॉन में क्या है, मोलर मास। ये जो 25/3 था ना, इसका 3 मैंने यहाँ लिख दिया है, 25/3 का 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, मोलर मास कितना दिया हुआ है, 32 ग्राम पर मोल। क्या दिया हुआ है, 32 ग्राम पर मोल। अब देखो मैंने सारे ऐसा यूनिट रखे ना, ये R भी मैंने जूल पर मोल पर केल्विन में रखा है और ये भी मैंने ऐसा यूनिट रखा है, तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी 32 किलोग्राम में चाहिए होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो भाई ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, 10³ से डिवाइड करते हैं। जब वो 10³ ऊपर आएगा मेरे बेटे तो क्या बनेगा, 10⁻³ तो क्या यूनिट हो गई इसकी, किलोग्राम पर मोल। तो ये रख देंगे 32 × 10⁻³ अब कुछ नहीं करना, आपने चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करना है, आसान है, कोई मसला नहीं है। ये 3 से 3 मर गया, इसलिए 25/3 लिखा था। ठीक है, वरना अगर आप रूट के अंदर 8.314 देखते तो वहीं पर आपका इंतकाल हो जाता। ठीक है, अब और से देखो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, 25 मल्टीप्लाई बाय 400 को लिखूंगा 4 × 10⁻², लिख सकते हैं सर। अपॉन में आपके पास आ गया 32। ठीक है सर, समझ में आता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा सर, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया जनाबे वाला 10⁻³ आपने बोला ठीक है सर, यहाँ तक भी हमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा भाई, अब देखो ज़रा, अगर आप एक स्टेप आगे चलते हो तो आप नोट करो, आपके पास ये हो गया 4 1 और ये हो गया 4 8। ऐसे ही बनता है सर, ऐसे ही बनता है सर, 4 1 और 4 8। आपने बोला ठीक है सर, ज़बरदस्त हो गया ये भी आपके पास। इस 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं, ये आपके पास हो गया 25 × 10⁻² × 10⁻+3 अपॉन में आपके पास आ गया 8। ठीक है सर, अब चलें आगे, बताएं मजीद। इस 10⁻³ को मैं लिख सकता हूँ 10⁻² × 10⁻1। अगर आपको ये कैलकुलेशन में कोई मसला हो रहा है तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको विदाउट कैलकुलेटर ये सब चीज़ आना चाहिए। तो बेसिक मैथ 01 02 मैंने चैनल पे अपलोड किया है, उसको आप देख लेना, काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब रूट से बाहर निकालने की तरफ चलते हैं, जो चीज़ें निकल रही है। 25 को रूट से बाहर निकाला 5, 10⁻² को रूट से बाहर निकाला 10, फिर 10⁻² को रूट से बाहर निकाला 10। इस 10 को रूट से बाहर निकालूंगा तकरीबन 3.1 आ जाएगा। ठीक है सर, अपॉन में इस 8 को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये भी तकरीबन 3 ही बनेगा, तकरीबन 3 ही बनेगा, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, आप इसको लिख दो 2/√2।
भाई 8 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर अंडर रूट 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। तो भाई एक पेयर में से एक बाहर आ गया, एक अंदर ही रह गया, 2√2 हो गया, ठीक है। और अंडर रूट 2 जो होता है वो तकरीबन मेरा बेटा आपके पास कितना होता है, 1.4 के बराबर होता है। आपने बोला ठीक है सर, चलें ये बात भी सही है। अब बताएं मजीद हम क्या कर सकते हैं, अब करो जो करना है इसमें। 2 1 2 5 10 हो गया, ठीक है सर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, ये हो गया आपके पास 25 × 10 × इसको मैं 3.1 की जगह अगर मैं 3.2 लिख दूँ थोड़ी कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा। मतलब कैलकुलेशन को सहल करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 किया तो डेसिमल उड़ गया यहाँ सर, ठीक है सर। कैंसिलेशन करो भाई, 2 7 14, 2 16 32। सर अपनी मर्जी से चेंजिंग कर रहे हैं क्या, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जो ऑप्शंस होंगे ना विदाउट कैलकुलेटर में वो बहुत दूर दूर होंगे, आप तसल्ली से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, 7 2 हो गया 14, 2 बचा यहाँ पे 0 लगा दिया, डेसिमल लगा हुआ क्योंकि। फिर 7 2 हो गया 14, 6 बचा यहाँ पे, फिर 7 8 हो गया 56। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2.28 अब इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चे किससे, 25 से और फिर 10 से, तो यहाँ आ गया आपके पास 2.28 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 0 यहाँ पे आया, 20 यहाँ चला गया। 25 2 50, 50 में 28 किया तो 70, 0 यहाँ आया, 7 यहाँ चला गया। 25 2 कितना हुआ, 25 2 50, 50 में ऐड किया तो क्या हो गया ना 57 हो गया, और 2 के बाद लगा हुआ है तो ये हो गया आपके पास ये, ठीक है। ये आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आता है आपके पास 57.00 × 10, ठीक है मेरे बच्चे। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आंसर आता है 570 मीटर पर सेकेंड। अब देख लो जो मैंने आपको आंसर बताया था वो क्या था 559 मीटर पर सेकेंड, अब या 560 मीटर पर सेकेंड। अब जिस साल ये पेपर में सवाल आया था उसमें एक ऑप्शन था 659, एक था 559, एक था 459, एक था 359। अब आप देखो जब आपने ये कैलकुलेशन करी एंड ऑब्वियसली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करी, इसमें देखो आपने कहां पर अप्रोक्सीमेशन की है, यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन, सही। फिर मेरे बच्चे जब आप आगे चले, एक स्टेप आगे गए आपने इधर आने के बाद इसको 3.1 से आपने क्या कर दिया था 3.2 कर दिया इसको आपने उठा के, ये एक अप्रोक्सीमेशन आपने कर दी। फिर जब आप एक स्टेप आगे चले, ये इधर आपने 1.414 होता है, इसको आपने 1.4 ले लिया। तो जब आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपका आंसर में थोड़ा बहुत एरर होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपको ऑटोमेटिकली आपका क्लोजेस्ट आंसर मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। अब आपका एक होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है, आपने करना है इसको कर देते हैं 627 डिग्री 673 डिग्री सेल्सियस, 627 डिग्री। आप यही सेम सवाल अटेम्प्ट करना, What is the RMS velocity of the oxygen gas at 627 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास आपको यही गिवन है, ठीक है। हाँ, इस पे आप अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है जो आपने अभी सीखा है उससे, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है जिससे आप ये काम कर सकते हो। वो तरीका क्या है मेरे बच्चे, वो तरीका है √3kT/m वाला, इससे भी आप ये वाला काम कर सकते हो, यही सेम आंसर आएगा इससे भी, ठीक है। 559 या जैसे मेरा ये रफली क्या आ रहा है 570 आ रहा है, ठीक है सर, समझ में आता है ये वाला फॉर्मूला। अब अगर यही वाला सवाल जो मैंने अभी करा है इसको इससे करना होता तो यहां पे जहन में रखना आपने ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास रखना होता, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास। मैं ये भी आपको सिखा देता हूं, देखो ये तो एक मैंने आपको दे दिया होमवर्क, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो काम मैंने आपको इस फॉर्मूले से करना सिखाया वही सेम काम हम इससे भी कर सकते थे। आप करके देखो अभी जरा कैसे करेंगे, समझो जरा। और अभी आप चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब पे हाथ साफ करो बस। के की जगह पे आप क्या लिखोगे, अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 पावर -23, ठीक है सर। स्मॉल m क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास। कहां से निकालेंगे अभी देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है सर, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है सर। ये n से n मर गया जी सर, यहां 1 बच गया ना, तो आपको m का वैल्यू चाहिए, इस मोटे वाले m को या बड़े वाले m को वहां ले जाओ। क्या बनता है ये, स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। खुद सोचो, ये पूरे मोल का मास है, यानी कि जिसमें 6.02 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है उनका मास है मिलाकर, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो जब आप पूरे मोल के मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस मोल में मौजूद है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मोलर मास आपने लिखा 32 × 10⁻⁻20, सॉरी -20 नहीं -3,
32 इंटू 10⁻³ ये क्या है, किलोग्राम पर मोल, और यहाँ पे आ गया 6.02 पावर 23, ये आपके पास क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास पर मोल। ये पर मोल से पर मोल मर जाएगा। इसको मेरे बच्चे आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, स्मॉल m की वैल्यू। इस स्मॉल m की वैल्यू को आप यहां पुट करोगे, किलोग्राम में मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। आप यहां पुट करोगे k का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू 127 + 273 विच इज 400 केल्विन डिवाइडेड बाय दिस m। अगेन दिस विल गिव यू समवेयर 560-570 मीटर पर सेकेंड। तो सर आपने इससे क्यों नहीं कराया पहले, क्योंकि ये मुश्किल है आपके सामने, देखो कैलकुलेशन लेंथी है और वैल्यूज भी डिफिकल्ट टू सॉल्व है। तो मैं या अमूमन टीचर्स ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। आपको इसलिए बताया कि आप दोनों से ये वाला काम करो, ठीक है। तो आप ये वाला काम करोगे यहाँ पे, और एक होमवर्क भी मैंने दिया, होमवर्क को भी आप दोनों तरीकों से करोगे। छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने VRMS का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मीन स्क्वायर स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करने लगे हैं। जो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए वहीं से ड्राइव करेंगे, बस इसमें समझने की थोड़ी थोड़ी बुनियादी 2-3 चीज़ें। नंबर 1, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था, जो हम मैकेनिक्स से पढ़ते आए हैं, वो क्या था हमारे पास, 12mv²। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम करेंगे कैलकुलेट। पहली चीज, आपका जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल। उसको हमने कैपिटल N से शो किया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है सर। तो हम उसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने पर क्यों जा रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई काइनेटिक एनर्जी, एवरेज क्यों कह रहे हैं। एवरेज इसलिए कह रहे हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरा बेटा, हमारे पास अगर एक कंटेनर है और इसके अंदर देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, इन सब की स्पीड आपस में अलग अलग होती है। ये बात हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सबकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई आपके पास तेजी से मूव कर रहा होगा, कोई आपके पास आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होगा। तो अब ये हमारे लिए इम्पॉसिबल बात है कि मैं हर मॉलिक्यूल की पकड़ पकड़ के अलग काइनेटिक एनर्जी बताऊं। तो हमने आसानी कर ली, हमने कहा एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें। जब आप किताब में पढ़ेंगे तो किताब में जो अभी हम काम करने जा रहे हैं, इसे कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज, आगे चल के तो मैं इसको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना चाहिए, जब आप किताब पढ़ो ना तो परेशान ना हो। इसमें से एवरेज की टर्मिनोलॉजी तो मैंने आपको समझा दी। एवरेज क्यों, क्योंकि कंटेनर में जितने भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, सबकी स्पीड्स डिफरेंट है। रीजन बीइंग कोलिजन्स हो रहे हैं रैंडम मोशन की वजह से, तो कोई एनर्जी लूज कर रहा है, कोई एनर्जी गेन कर रहा है। तो किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ओवरऑल गैस की जो आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे वो एवरेज कहलाएगी। अब दूसरा सवाल आता है, सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट्स इन हीट, इसका बिल्कुल पहला या दूसरा लेक्चर है, उसमें मैंने बताया था कि ना मूवमेंट के अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। देखो, एक कोई बॉडी है, वो ऐसे मूव करती हुई जा रही है, ऐसे, ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ट्रांसलेशनल मोशन। एक होता है ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन, ये है वाइब्रेशनल मोशन। एक है ऐसे, ये है रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब जब मोशन आपके पास अलग अलग तरह का है, तो आप ये कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग तरह की होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एसोसिएट होती है विद द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो इससे ये काम करवा रही है। जो बॉडी ऐसे कर रही है, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। जो बॉडी यूं कर रही है, इसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान में रखिएगा, हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर सिंप्लिसिटी के लिए ये माना हुआ होता है कि हमारी गैस आइडियल है, मोनो एटॉमिक है, और वो ना तो रोटेट करती है ना वाइब्रेट करती है। तो गोया उसके पास जितनी इंटरनल एनर्जी है, वो सारी की सारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर होती हैगी। ध्यान में रखिएगा, वो सारी की सारी किस फॉर्म में होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती हैगी। अब मेरे बच्चे, इसके अंदर हमारे पास ये तो था हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रीजन। तुम गिर जाओ पहले, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हमने इस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। हमने बोला ठीक है सर, निकालने जरा। देखो भैया, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने VRMS का एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने VRMS का फॉर्मूला पढ़ा था। VRMS बराबर था
√3kT/mk। आपने बोला ठीक है सर। इस VRMS को देखो मेरा बेटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं आप बिल्कुल। और यहाँ क्या आ जाएगा? 3kT/m। आपने बोला ठीक है सर। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, या मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3kT/m। ज़रा इसको भी समझ लेना, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। सर हमें पता है ना ये क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड है। ज़रा कॉन्सेप्ट का फील ले लेना। पहले तो ये समझ लो कि ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है। किसका एवरेज है? एवरेज है ऑफ द स्क्वायर स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ये क्या है? पहली बात तो ये समझो, ये एवरेज है। और किसका एवरेज है? स्क्वायर स्पीड्स का एवरेज है। किसका एवरेज है? स्क्वायर स्पीड्स का एवरेज है। भाई यहां पे जो है ना, ये क्या है? एवरेज है। अब ये तो समझ में आता होगा ना एवरेज पढ़ने की आपको नीड क्यों है? क्योंकि भाई हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। मतलब अगर मुझे गौर से सुनना, सब सुनना गौर से, अगर मुझे किसी फॉर्मूले में वेलोसिटी का स्क्वायर इस्तेमाल करना है, वी स्क्वायर यूज करना है, तो मैं वी स्क्वायर डायरेक्टली यूज कर ही नहीं सकता। वजह, क्योंकि भाई इसका वी स्क्वायर कुछ और होगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो मैं क्या करूंगा? एवरेज ऑफ वी स्क्वायर यूज करूंगा। फिर सुनो, समझो, अगर मुझे किसी फॉर्मूले में वी स्क्वायर यूज करना है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी यूज करना है। सर क्या मतलब? अबे जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं आता। जैसे आपके पास और कोई फॉर्मूला कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन चार्ज आता है, QVB sin थीटा, उसमें वी आता है, वी स्क्वायर नहीं आता। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है? हाफ m v स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी चाहिए होता है। सिमिलरली जो प्रेशर की डेरिवेशन की थी, क्या था? 1/3 रो स्क्वायर ऑफ द स्पीड चाहिए होता है। अब वहां पर आप डायरेक्टली वी स्क्वायर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग है, तो हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर भी दूसरे से क्या होगा? अलग होगा। तो आपको वहां पे ये चाहिए होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर स्पीड्स, इसलिए इसे ड्राइव किया गया। ठीक है सर, समझ में आता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब ये m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। इसको अगर मैं दूसरी तरफ भेज दूं, अगर मैं इसको दूसरी तरफ भेज दूं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT। ये क्या चीज़ लिखी हुई है मैंने? भाई ये वी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, बस वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है, क्योंकि मैंने कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, हर मॉलिक्यूल का वी स्क्वायर जोड़ा और n से डिवाइड कर लिया, तो ये वी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, बस एवरेज वैल्यू ऑफ द वी स्क्वायर है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड, मीन ऑफ द स्क्वायर स्पीड्स। अब कॉन्सेप्ट का फील आया होगा। ये क्या है? ये एवरेज है। कौन सा एवरेज है? स्क्वायर स्पीड्स का एवरेज है, यानी कि तमाम स्पीड्स का स्क्वायर किया, उसका जो एवरेज वैल्यू है वो यहां पे लिखा है। ठीक है सर। अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 से यहां भी मल्टीप्लाई किया, भाई मैथ्स कहता है जो काम एक तरफ करेगा वही काम दूसरी तरफ भी करेगा। तो देखो भाई ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया? उल्टे हाथ पे मेरे पास है हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2kT। अब गौर से देखो, तो ये हमने हमारा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब सर देखें, आपने हमें ये तो बता दिया कि ये एवरेज है, समझ में आ गया। ट्रांसलेशनल क्यों है? क्योंकि वाइब्रेशनल रोटेशनल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। ये पर मॉलिक्यूल कहां से नाजिल हुआ? भाई जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रिवाइज करो। भाई काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर। अगर तुम मास एक मॉलिक्यूल का रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की आएगी, अगर तुम मास 2 का रखोगे तो 2 की आएगी। तो अभी जो यहां पे मास रखा गया है, ये मास, ये एक मॉलिक्यूल का है, ये पूरी गैस का है, ये तो एक मॉलिक्यूल का है। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। और इसका फॉर्मूला क्या आया? 3/2kT। यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने सीखा कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी per molecule of a gas is directly proportional to absolute temperature। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे वैसे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी? चेंज होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यही बात मैं कुछ टाइम पहले बोल रहा था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक स्पीड से होता है। क्लियर है सर? सर ये तो हो गया पर मॉलिक्यूल। जरा पर मोल के लिए भी निकाल लें।
बहुत सिंपल है भाई, देखो यहां से भी निकाल सकते हैं, वरना एक तरीके से यहां बताता हूं, एक तरीके से यहां बताता हूं। देखो आपको पता चल गया एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 kT, यही है ना एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। जी सर। 2 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोलूं एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी बताओ, एक मॉलिक्यूल की ये थी, 2 मॉलिक्यूल की, इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ऐसे ही है ना, एक मॉलिक्यूल की इतनी है, 2 मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक मोल की अगर आपको चाहिए हो तो एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, Na के बराबर होते हैं। तो आपने बोला भाई 3/2 kT मल्टीप्लाई बाय Na, ये पूरी की पूरी मिलाकर क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल की है। एक मोल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। अब Na को यहां K से मल्टीप्लाई करा दो जरा, क्या बनता है भाई, 3/2 मल्टीप्लाई बाय KNA मल्टीप्लाई बाय T। आपको फॉर्मूला याद है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, R डिवाइडेड बाय Na। इस Na को वहां ले जा भाई, तो R विल बी इक्वल टू K इंटू Na, यानी कि जहां कहीं भी आपको KNA दिखे वहां पे R पुट कर दो, यहां दिख रहा है मुझे, तो क्या बन गया ये 3/2 RT। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल। बिल्कुल आसान करके देख भाई, एक मॉलिक्यूल की ये रही, 2 मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देगा भाई इसको। अब एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो भाई एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे जो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, तो वही काम किया, 3/2 RT आ गया। यहां से भी देखो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक और तरह से भी कर सकते थे भाई साहब, आपने मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। जी सर पढ़ा था। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूं तो क्या बनेगा भाई साहब, मीन स्क्वायर स्पीड यानी कि स्क्वायर स्पीड्स का एवरेज, स्क्वायर स्पीड्स का मीन, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक है सर, ये M यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, M मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3RT। अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई, 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई, आपने बोला ठीक है सर, ये क्या बन गया, जरा देखो इसको, क्या ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv², हाफ ये रहा, मास ये क्या है, कैपिटल M है। कैपिटल M किसका मास है, एक मोल गैस का मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। तो जब पूरे मोल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो यहां पे मास भी कौन सा रखेगा, मोलर मास रखेगा ना भाई। और ये क्या है, ये उस गैस के एवरेज स्पीड है जिसका स्क्वायर हुआ है। क्लियर है भाई, स्क्वायर का आपने ये एवरेज लिया हुआ है ना, मैंने बताया तो था स्क्वायर का एवरेज क्यों लेते हैं, ताकि जहां कहीं भी v² पुट करना हो वहां पे ये एवरेज वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है सर, चलें आगे चलें। तो क्या फॉर्मूला आता है, 3/2 RT, जहन में रख लीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है सर। इसका फॉर्मूले का क्वेश्चन कैसे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई फाइंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट, लेट से वो कहते हैं 127 डिग्री सेल्सियस। मिसाल दे रहा हूं, कहते हैं भाई फाइंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में। कैसे भाई, 127 प्लस का 273 ऐड कर ले भाई, 27 273 में ऐड हुआ 300, 300 और 100 कितना हो गया भाई, 400 केल्विन पर मॉलिक्यूल बोला है, तो 3/2 kT। के का वैल्यू क्या है, 1.38 पावर माइनस का 23 और टेम्परेचर कितना है भाई 400 केल्विन। सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। ये पर मॉलिक्यूल है। अगर पर मोल बोल देगा तो 3/2 RT करोगे। आपने यही वाला सवाल लेना है 127 डिग्री सेल्सियस का, इसका पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करना और पर मोल भी कैलकुलेट करना और मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। एक चीज। दूसरी बात, अगर एग्जामिनर सिर्फ लिख के दे दे कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, ये वो बताए ना कि पर मॉलिक्यूल करें या पर मोल, तो आप हमेशा पर मॉलिक्यूल करोगे, जहन में रखना। बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ये कैलकुलेट करोगे, यानी कि 3/2 kT। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। चलो इतना हिस्सा छाप लो, जल्दी से आगे चलते हैं। इसका कोई एक आधा अच्छा सवाल देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक चीज और मेरा बेटा यहां पे जरा समझ लो और इसको अपने पास नोट कर लो कि जो आपने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाली है वो ये आई है 3/2 kT। जो पर मोल निकाली है वो मेरे बेटे ये आई है 3/2 RT।
अब आप देखो, आपको नजर आ रहा है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो मास ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं कर रही। यहां भी देखो, काइनेटिक एनर्जी आपकी मास पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। सुनना गौर से, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, सुन गौर से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट गैसेस हैं। एक कंटेनर में आपने ऑक्सीजन भरी, एक कंटेनर में आपने हाइड्रोजन भरी, और कंटेनर का टेम्परेचर रखा आपने सेम, मान लो 100 केल्विन 100 केल्विन। तो जो ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर मोल होगी वही हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर मोल होगी। अब बच्चा बोलता है सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। सही है सर, अगर पर मोल से करें आसान कर लेते हैं, हाफ mv²। ठीक है सर। सर देखिए इस फॉर्मूले से तो हमें नजर आ रहा है 3/2 सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इससे तो नजर आ रहा है ना मास पर डिपेंड कर रही है। तो आप कैसे कह रहे हो ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की बराबर होगी? गौर से देखो, क्या आपको यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई होते नजर आ रहे हैं? जी सर। ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा होगा। जी सर। तो ऑक्सीजन की जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी तो कम होगी। नहीं समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन की और काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन की एट द सेम टेम्परेचर बराबर होगी। ये थोड़ी कहा कि मोलर मास भी बराबर होगा, ना ये कहा कि मीन स्क्वायर स्पीड बराबर होगी। समझो समझो समझो, एक मिसाल से समझते हैं। ठीक है, इतना हिस्से को मिटा दे जरा, इसको नोट कर लेना। इससे भी अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया आगा खान यूनिवर्सिटी में इस एक पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, मैं पास पेपर जो है ना वो देखता रहता हूँ इसी नज़र से कि मुझे पता चल जाए कि मैंने अपने लेक्चर में क्या बात फर्दर इंक्लूड करनी है। देखो इस वाले पॉइंट को हम समझ लेते हैं मजीद, कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड नहीं करती मास ऑफ द गैस पर। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला मैंने एक पढ़ाया आपको हाफ mv², एक पढ़ाया आपको 3/2 अब आपको मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है, मोलर मास पर डिपेंड नहीं करती। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोग इसी एक सिंपल सी एग्जांपल से ना इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है और बिल्कुल इसके जैसा एक और कंटेनर है, दोनों का टेम्परेचर T केल्विन और T केल्विन है। ठीक है, एक कंटेनर में ऑक्सीजन है, एक कंटेनर में मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास जो m है इसको मैंने कहा ये 32 है, 32 ही होता है। हाइड्रोजन का जो मोलर मास है ये है m/16, यानी कि ये 2 है। सर क्या मतलब? अरे भाई एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना होगा 2, तो 32 के मुकाबले में 2 कितना छोटा है 16 गुना। कैसे निकाला? 32 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आता है 16। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का जो मोलर मास है ये 16 गुना कम है। अब प्रॉब्लम क्या है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे, मैंने भी एक स्टेटमेंट दी थी ना कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की उसके मोलर मास या मास ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे करती है। अब अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों? इस फॉर्मूले से अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालो वो भी 3/2 RT आएगी, और दोनों का टेम्परेचर T केल्विन है, इसकी निकालोगे वो भी क्या आएगी 3/2 RT। बच्चा जो फंसेगा वो यहां फंसता है, वो बोलेगा सर फॉर्मूला है हाफ mv²। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसका मास कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। अब सुनो जवाब इसका, हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। मैं इसके मास को हमने m मान लिया, इसका मास क्या हो गया m/16। ये m/16 कैसे आया भाई? देख m की जगह 32 पुट कर, 32/16 क्या होता है 2, और हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है 2 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन की जो मीन स्क्वायर स्पीड है, मीन स्क्वायर स्पीड, उसको ये मान लिया हमने, मान लो x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला अभी पढ़ाया था हमने कि VRMS है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ऐसे ही है। अगर मैं VRMS की जगह पे ये लिख दूं तो चलेगा? चलेगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूंगा तो ये हो जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बोलो हाँ या ना? मीन स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है सर। अब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन का मोलर मास 16 गुना कम है? ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन का मोलर मास 16 गुना कम है। तो देखो, अगर 16 गुना मोलर मास कम हुआ इसका मतलब मीन स्क्वायर स्पीड 16 गुना बढ़ जाएगी। खुद सोचो ना, ये रिलेशन अभी तो पढ़ के आए। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर RMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, स्क्वायरिंग करी बोथ द साइड्स, तो मीन स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो अगर मोलर मास 16 गुना कम हुआ इसका मतलब मीन स्क्वायर स्पीड 16 गुना बढ़ जाएगी।
तो हाइड्रोजन का मोलर मास 16 गुना कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन की मीन स्क्वायर स्पीड 16 गुना ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की अगर x थी तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 16x हो जाएगी। सही। इसका ज़रा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले से, क्या बनेगा, हाफ, इसके मोलर मास को हमने m माना हुआ है और इसकी मीन स्क्वायर स्पीड को हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है ना, इसको x कर देते हैं, हाफ mx, मतलब ये x जो है ये इसकी जगह पे आया, मीन स्क्वायर स्पीड की जगह पे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, हाफ, इसका मोलर मास क्या है, m/16 यही है, और इसकी मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, 16x, क्योंकि ये इसकी जगह पे आया है, मीन स्क्वायर स्पीड की जगह पे। ये 16 से 16 मर गया, क्या आता है आपके पास, हाफ mx, इसका भी क्या आ रहा है, हाफ mx। तो सिंपल सा प्रूफ कर दिया। आपने इससे सीखा क्या मेरे बच्चे, अपनी नोट्स में क्या लिखोगे, आपने अपने नोट्स में आप ये लिखोगे कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो या पर मोल हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्लियर है, छाप लो। अब इसी तरह से मेरे बच्चे एक बार एक छोटा सा रिलेशन माजी में प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को लेकर भी पूछा गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो पुरानी किताब थी उसके अंदर ये दिया हुआ भी था, और इससे नस्ट के अंदर एक बार माजी में सवाल आया, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड। ये हम पढ़ चुके, आपने बोला ठीक है सर, पढ़ लिया आपने, पढ़ा दिया हमें। अच्छा, अब मेरे बच्चे हमने क्या किया, गौर से सुनो। अगर मैं यहां पर इस डेंसिटी का फॉर्मूला ओपन कर दूं तो डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ द गैस इन द कंटेनर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर, और आगे आ गया मेरे पास मीन स्क्वायर स्पीड, आपने बोला ठीक है सर, जबरदस्त है। इस m को अगर मैं वहां ले जाके लिख दूं, ठीक है, मेरी मर्जी कहीं भी लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय n/v मल्टीप्लाई बाय mv स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब मेरे बच्चे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, यहां पे क्या कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपने बोला ठीक है सर। अब देखो ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इस वाले 2 को उठा के मैं इधर ले आया, ये बनता है मेरे पास P इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने NV से शो किया था डेरिवेशन में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, यही हो गया ना भाई, अपॉन वाला 2 इधर लिख दिया, वो वाला 2 वहां चला गया, ये हो गया। अब ये तो अभी पढ़ के आए हो, ये क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इसको जब आप देखोगे तो क्या बनता है, P इज इक्वल टू 2/3 NV मल्टीप्लाई बाय एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। ये मेरा बेटा एक रिलेशन और माजी में पूछा गया, सिर्फ रिलेशन पूछा गया था, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, तो इट इज दिस। अब आप देखो 2/3 कांस्टेंट है, NV भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों सर, भाई जब तू एक बार एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस रखेगा वो बार बार तब्दील हो रहे होंगे, नहीं तो N कांस्टेंट, सर कांस्टेंट हो गया। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां से पता क्या चला, पता ये चला कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। रीजन, टेम्परेचर ज्यादा तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ गई। पहले मॉलिक्यूल आहिस्ता से जाके टकरा रहा था, अब तेजी से जाके टकरा रहा है, तो प्रेशर भी उसी के लिहाज से क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मीन स्क्वायर स्पीड पर डिपेंड करती है और प्रेशर भी मीन स्क्वायर स्पीड पर डिपेंड करता है। देखो यहां से भी पता चल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर हो गया, छाप लो, आगे चलते हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें बाकी हैं, इनको मुकम्मल करेंगे ताकि हमारा जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। अब देखो मेरे बच्चे, आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो कि यहाँ पे बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हो, वो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं। माजी में 1 से 2 बार कुछ इजाफी चीज़ें पूछी गई जो कि स्पीड से रिलेटेड थी, और ये चूँकि अब इंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड चल रहा है तो इसलिए हम उसके ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ा था वो मेरा बेटा हमारे पास RMS स्पीड का कॉन्सेप्ट था, जिसके मैंने आपको सारे फॉर्मूले ड्राइव करा दिए ना, 3P डिवाइडेड बाय रो, ऐसे ही था। फिर मेरा बेटा हमने पढ़ा 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है सर। फिर एक मैंने आपको पढ़ाया 3KT/m, ठीक है सर।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों निकालना पड़ी? पहले रीज़न समझो। नंबर 1, आपको निकालना पड़ा मीन स्क्वायर स्पीड, उसके बाद आपने निकाला क्या? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों निकालना पड़ा, तो उसका मैंने आपको आंसर किया कि चूंकि कंटेनर के अंदर जो डिफरेंट गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड अलग अलग है, उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो आपने जिस किसी फॉर्मूले में वी स्क्वायर रखना है, अब आप किसका वी स्क्वायर रखोगे? पहले का कुछ और है, nth का कुछ और है, तो आपने मीन स्क्वायर एक निकाल लिया, मीन ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने उसी मीन स्क्वायर का, मीन ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज का रूट लिया, तो आपको क्या मिल गया? एक आरएमएस मिल गया, एक एवरेज मिल गया। बच्चे के जहन में एक सवाल आता है सिंपल सा कि सर अगर वो हमें कह दे कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो हम सिंपल अरिथमेटिक मीन क्यों नहीं निकाल सकते थे? एवरेज वेलोसिटी में क्या प्रॉब्लम है? अब जरा एवरेज वेलोसिटी समझ लो। पहले क्या पढ़ा था? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब क्या है? एवरेज। ये वही वाला एवरेज है जो कि आप क्या करते थे? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टिल vn डिवाइडेड बाय, सही है। ये पिछले साल तक हमारे किसी बोर्ड की किताब में नहीं हुआ करता था, अभी ऐड हुआ है, इसलिए मेरे बच्चे इसको मैं अब पढ़ा रहा हूं। पिछले साल तक के अगर आप लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया था। अभी इस साल की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 12 की किताब आई है, उन्होंने इसके अंदर ऐड किया है। ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, पहले ये समझ लो कि हम ये लेते क्यों नहीं है। वजह ये होती है, जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे ना मेरे बच्चे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्पीड का टर्म तो गलत हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इधर वाली वेलोसिटी प्लस में होगी, इधर वाली वेलोसिटी माइनस में आ रही होगी, ऐसे वाली वेलोसिटी प्लस में, ऐसे वाली वेलोसिटी माइनस में, तो आपको साइन का ख्याल भी रखना पड़ेगा। ये वजह है कि हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बजाय उन सारी की सारी स्पीड का स्क्वायर करते हैं। तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो माइनस साइन भी खत्म हो जाएगा, और फिर उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? अब एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कभी कैलकुलेट करने बोले गैस मॉलिक्यूल की, तो ऐसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर ऐसे डिफरेंट 10 मॉलिक्यूल्स हैं, और इनकी जो स्पीड है ना वो ऐसे दी हुई है। ये सारी की सारी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। समझते चलना मेरे बच्चे ज़रा, अभी आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। और मैंने माना हुआ है कि ये सारे के सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये या तो राइट डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि इनकी वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव आए और जिंदगी हमारी आसान रहे, ठीक है। मान लो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए बिल्कुल। अब आपको बोला जा रहा है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं बोल रहा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी? इन सबको जमा करेंगे। 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3, 4 बार 3 था ना, +4 + 5 + 6, और डिवाइड कर देंगे आप 10 से। दिस इज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया? सिंपल एवरेज वेलोसिटी, अरिथमेटिक मीन। ऐड कर लो भाई, 1 + 2 3 5 8 11 14 17 21 26 और 32, 32/10। कितना आंसर आया भाई? 3.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। अब अगर मैं बोलूं यार यही 10 मॉलिक्यूल कंटेनर में है, आप निकाल के दो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या निकाल के दो? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए क्या है? रूट और मीन ऑफ द स्क्वायर्स। और मीन ऑफ द स्क्वायर्स कैसे आता है? हर एक की वेलोसिटी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। यही पढ़ा है ना भाई साहब? फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और डिवाइड कर दिया। रूट ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है सर, करो जरा भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 4 बार। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 बटे में आ गया 10। ठीक है सर, ऐड कर लो। 1 + 4 इज 5, 5 + 4 इज 9, 9 9 18, 27 36 45। ठीक है सर, 45 हो गए। 45 में अगर मैं 16 को जोड़ दूं तो हुआ 50, 60, 61। 61 में 25 को ऐड कर दो
71, 81, 86, 86 में अगर मैं 30 को जोड़ूं तो 96, 106, 116 और 6 112, 112 बटा 10 कितना हो गया भाई 11.2 और ये रूट में आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो 11.2 का रूट आपके पास क्या बनेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसमें एक और बात भी बतानी है। ठीक है, अगर मैं 11.2 का रूट लेता हूं मेरे बच्चे तो आंसर आता है 3.35। क्या आंसर आया 3.35 मीटर पर सेकेंड। आपको फर्क समझ में आया? एवरेज स्पीड कैसे निकाली, नॉर्मल अरिथमेटिक मीन करके, और नेशनल बुक फाउंडेशन में इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है कैलकुलेट करने के लिए। ये कैसे निकाला मैंने, ऐसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड से। हम हमेशा यही यूज करते हैं सारी डेरिवेशन में, 99.99%, 99.99% यही पूछेगा। ये तो ऐड भी अभी हुआ है। एक और चीज होती है जिसको आप कहते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको आप कहते हो VRMS, इसको आप कहते हो V एवरेज। एक होती है जिसको आप कहते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मैंने अभी क्या बताया कि एक कंटेनर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की अलग 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 स्पीड होती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है वो पर्टिकुलर स्पीड जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की होगी, वो स्पीड जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की होगी उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे अगर एक कंटेनर था उसके अंदर 10 पार्टिकल्स थे, देखो ये जो दिया हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड है, देखो 1 मीटर पर सेकेंड एक ही पार्टिकल की है, 2 मीटर पर सेकेंड 2 के पास है, 3 मीटर पर सेकेंड 4 के पास है, 4 के पास है। तो आप बोलोगे इस डेटा सेट में 3 मीटर पर सेकेंड क्या है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड द स्पीड विच मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द कंटेनर विल हैव एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सही हो गया। इसके डिफरेंट फॉर्मूले भी होते हैं, वो मैं लिख देता हूं। जैसे आपके पास, ये हमारे कोर्स में नहीं है वैसे ही लिख रहा हूं। अब जैसे हमारे पास अगर आपको बोला जाए, ये तो हमें पता है ना यही वाले फॉर्मूले सारे। अब इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे V एवरेज के बारे में हम ये बात करते हैं तो V एवरेज के लिए यही चीज़ बन जाएगी 8/π, बाकी का फॉर्मूला यही रहेगा P/ρ। यहाँ बन जाएगा आपके पास 8/π RT/M। सेम चीज़ आ रही है, बस जहाँ 3 था वहाँ पे 8/π आ जाएगा उठ के KT/M। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर V मोस्ट प्रोबेबल के बारे में बोला जाए तो जहाँ 3 था वहाँ 2 आ जाएगा, बस क्या बनेगा 2P/ρ, फिर 2RT/M, फिर 2KT/M। ये हमारे किताब में नहीं लिखे हुए, लेकिन एवरेज स्पीड जो है ना वो ऐड कर दी गई है। तो हो सकता है कि इसी साल में कोई और बोर्ड की किताब चेंज हो तो उसमें ये फॉर्मूले भी आपको ऐड कर दिए जाए। अगर आप इनको गौर से देखो तो आपको इनका रिलेशन भी नजर आएगा। देखो मैंने एक डेटा सेट लिया था, इस डेटा सेट में मैंने जब कैलकुलेशन करी तो ये क्या आया था, ये मेरे पास थी मेरी RMS स्पीड, ये क्या थी, ये थी मेरी एवरेज स्पीड, ये क्या है, ये है मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपके पास है VRMS, उससे छोटा आपके पास है V एवरेज, उससे छोटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये रिलेशन भी जहन में रखिएगा कि आपके पास RMS स्पीड किसी भी डेटा सेट में सबसे बड़ी होती है, एवरेज दरमियान में आता है हमेशा, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटी होती है। मैग्नीट्यूड के सेंस में बात चल रही है, यानी कि RMS का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा, एवरेज का मैग्नीट्यूड दरमियान का, और मोस्ट प्रोबेबल का मैग्नीट्यूड आपके पास सबसे छोटा होता है का। क्लियर है मेरे बच्चे? ये नेशनल बुक फाउंडेशन वाले अगर इंक्लूड ना करते तो मैं ये सब आपको नहीं बताता। क्लियर हो गया? चूंकि उन्होंने इंक्लूड कर दिया तो अब मैंने एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा दिया। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा मेरे बच्चे कि आपको सारी की सारी चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मेरा बेटा हमारे पास था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल से मुकम्मल किया। अगले लेक्चर में हम लोग हमारा जो कैलोरीमीट्री का पार्ट है, यानी कि आप ये समझ लो हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट वाला पार्ट है कि एक बॉडी हीट लूज कर रही है, एक बॉडी हीट गेन कर रही है, उसका लेक्चर करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे।